हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीए नॉलेज के अंदर। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ सीए इंटरमीडिएट का जो अकाउंट्स है उसका जो चैप्टर है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मैं करवाऊंगी। इसके अंदर एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट्स करवाऊंगी और जो इसके नोट्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसके सारे जो कॉन्सेप्ट है वो बताऊंगी। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, सबसे पहले जैसे नाम से ही पता चलता है डिपार्टमेंटल का मतलब क्या होता है। जैसे कि कोई फैक्ट्री अपन रन कर रहे हैं, जैसे कि उसके अंदर 3 डिपार्टमेंट है, ए, बी और सी। ओके, तो जैसे कि ए कोई काम कर रहा है, स्पेसिफिक कोई काम कर रहा है, बी कोई काम कर रहा है, सी कोई काम कर रहा है, तो यानी इसके अलग अलग ये डिपार्टमेंट है। ये सारे क्या हो गए, डिपार्टमेंट्स हो गए। जैसे कि अपन सोचते हैं कि अपनी कोई कपड़ा जो है हम स्टिच करके सेल करते हैं, तो ये हमारा जो क्या है एक फैक्ट्री का काम है। तो अब इसके अंदर जैसे कि पहला डिपार्टमेंट है वो जैसे कि कपड़े खरीद कर लाता है और उसके बाद में कपड़े खरीद कर लाता है और कटिंग करता है, तो ये हमारा ए डिपार्टमेंट का काम हो जाएगा। फिर कटिंग करके ये क्या करता है, बी वालों को ट्रांसफर करता है, तो बी क्या करता है, स्टिच करता है। स्टिच करके ये क्या करता है, ये सी को ट्रांसफर करता है, ये उसमें बटन लगाता है वगैरह कुछ करके, फिर उसके बाद में सेलिंग करता है, ऐसे करके यानी हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना कुछ काम करता है और आगे प्रोसेस करता जाता है। जब बात अपन डिपार्टमेंट की इसकी सारी जो अकाउंटिंग है अपन इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे कि इसके कैसे कैसे अकाउंट्स बनाते हैं। जैसे कि अगर डिपार्टमेंट है तो उसको अपन 2 तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक तो होता है डिपेंडेंट डिपार्टमेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट डिपार्टमेंट होता है वो मतलब होता है कि जो किसी और पर डिपेंडेंट हो। जैसे नाम से ही पता चल रहा है डिपेंडेंट है वो। जैसे कि ए है, कुछ काम करेगा, जैसे कि ए यहां पर मैंने बताया ए अपना कर कपड़ा काट कर बी को पहुंचाएगा, तब ये अपना बी काम स्टार्ट कर सकता है। और जब बी है अपना काम करके सी को पहुंचाएगा, सी अपना आगे का, यानी जो ये प्रोसेस है वो डिपेंडेंट है। ए जब अपना काम करके देगा तो बी का काम होगा, बी अपना काम करके देगा तो सी का काम होगा, तो ये क्या है, डिपेंडेंट है। वहीं इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया कि ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन। ओके, सो ये डिपेंडेंट है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि ए है अपना गुड्स प्रोसेस किया और बी को भेज रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, और इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है आईडीटी। तो यानी जब बात डिपेंडेंट डिपार्टमेंट की होगी तो वहां पे कॉन्सेप्ट आएगा किसका, आईडीटी का, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर का। लेकिन अगर बात है इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट की, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट कैसे समझ सकते हैं, ये जब भी डिपेंडेंट डिपार्टमेंट है मतलब किसकी बात हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग जो आपका डिपार्टमेंट है उसकी बात हो रही है। जब भी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होगी तब आईडीटी की बात होगी, यानी इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर होता रहता है। वहां पर कोई एक काम करेगा, फिर उसके बाद में प्रोसेस दूसरे को करने के लिए देगा, फिर दूसरा अपना काम करेगा, थर्ड को देगा, ऐसे करके डिपार्टमेंट के अंदर इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर होता है। लेकिन जब बात इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट की आती है तो वहां पर कोई आईडीटी नहीं होता। जैसे कि अगर कोई सेलिंग डिपार्टमेंट है तो वो सेलिंग डिपार्टमेंट यानी ट्रेडिंग डिपार्टमेंट है। तो ट्रेडिंग डिपार्टमेंट क्या होता है, कौन सा डिपार्टमेंट होता है, ट्रेडिंग डिपार्टमेंट वहां पे होता है जो अपना बस जो परचेज करते हैं और उसके बाद में सेल करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं। तो इसके अंदर कोई डिपार्टमेंट का काम नहीं होता, यानी कोई आईडीटी नहीं होता, कोई इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर नहीं होना होता। तो इसीलिए ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। जब बात आईडीटी की आती है तो जब आईडीटी होता है, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर है, तो एक जैसे कि ए है, बी है, सी है, 3 डिपार्टमेंट है एक फैक्ट्री के अंदर। ए अपने गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, जैसे कि उसने कपड़ा काट लिया, कपड़ा काटने के बाद में क्या करता है, वो बी को भेजता है, बी क्या करता है, उसको स्टिच करता है और सी को भेजता है, सी क्या करता है, बटन लगाकर उसको सेल करता है। तो इसके अंदर जब ए अपने गुड्स बी को भेज रहा है तो यानी ये क्या कर रहा है, आईडीटी कर रहा है। तो ये जो भेज रहा है वो कौन है, सेंडिंग डिपार्टमेंट है। ये क्या है, सेंडिंग डिपार्टमेंट है। और जो ये बी को भेज रहा है तो ये बी क्या हो जाएगा, इसके लिए रिसीविंग डिपार्टमेंट हो जाएगा, रिसीविंग डिपार्टमेंट हो जाएगा। यानी ए के लिए ये क्या कंसीडर करेंगे, ये ए के लिए सेल है और बी के लिए क्या है, परचेज है। वहीं जब बी क्या करेगा, अपने गुड्स को फर्दर प्रोसेस करेगा, जो आईडीटी उसने लिया है उससे फर्दर प्रोसेस करेगा और क्या करेगा, वो सी को सेंड करेगा, तो सी के लिए आईडीटी हो जाएगा।
यहाँ पे बी क्या कर रहा है, आईडीटी कर रहा है सी को, तो बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन दोनों प्रोसेस के अंदर बी सेंडिंग हो जाएगा और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रिसीविंग। इसके लिए ये सेल मानी जाएगी और ये क्या हो जाएगा, इसके लिए परचेज हो जाएगी। और इसमें क्या होता है, जब कोई डिपार्टमेंट आईडीटी करता है तो वो 3 चीज से कर सकता है, या तो वो कॉस्ट पे कर सकता है, या वो मार्केट प्राइस पे कर सकता है, या फिर वो क्या कर सकता है, जो कॉस्ट है उसके अंदर कुछ प्रॉफिट ऐड करके उसको भेज सकता है। अब हम बात करेंगे डिपार्टमेंट में किए जाने वाले खर्चों की। अगर सपोज कीजिए कोई जो एक्सपेंस है वो स्पेसिफिकली किसी डिपार्टमेंट के लिए किया गया है, जैसे कि फैक्ट्री के अंदर ए डिपार्टमेंट है, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट है, कोई खर्चा है जो सिर्फ ए के लिए किया गया है तो वो क्या करेंगे, इसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा एक्सपेंस। अगर बी के लिए किया गया तो बी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, सी के लिए किया गया तो सी के ऐड, यानी कि अगर कोई स्पेसिफिक जो एक्सपेंस इनकर हुआ है तो ईच डिपार्टमेंट के लिए स्पेसिफिकली इनकर हुआ है तो उसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर बात है किसी कॉमन एक्सपेंस की, अगर कोई एक्सपेंस है जो कि कॉमनली पूरी फैक्ट्री पे स्पेंड किया अपन ने, तो उसका क्या है, बेनिफिट वो तीनों डिपार्टमेंट ले रहे होते हैं। ए बी सी अगर कोई फैक्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट है और अगर उसके अंदर कोई कॉमन एक्सपेंस इनकर हुआ है, फैक्ट्री इनकर कर रही है कोई कॉमन एक्सपेंस, तो उसका बेनिफिट जो है वो तीनों ले रहे हैं। तो उसे क्या करेंगे, किसी कॉमन बेस पे यानी कि किसी सूटेबल बेस पे क्या करेंगे, उसे अलोकेट करेंगे एक्सपेंस को, उसको क्या कर देंगे, अलोकेट कर देंगे तीनों डिपार्टमेंट के अंदर सूटेबल बेस के ऊपर। अब मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से सूटेबल बेसिस, जैसे कि एग्जांपल अलग अलग होते हैं उसके अनुसार होते हैं, लेकिन मैं कुछ आपको बताऊंगी। जैसे कि अगर रेंट, रेट, टैक्सेस, मेंटेनेंस, और अगर इंश्योरेंस है किसका, बिल्डिंग का। जैसे कि अगर बात हो रही है कि अगर आप जैसे कि फैक्ट्री ने रेंट पे किया है, रेट्स, टैक्सेस, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, ये कुछ भी है बिल्डिंग का उन्होंने पे किया है, तो ये सब किस पे हो रहा है, ये बिल्डिंग का खर्चा है। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे कि ए है, बी है, 3 डिपार्टमेंट है, बिल्डिंग का खर्चा उन्होंने दिया 3,000 रुपए दिया, ओके। और उसका तो इसको कैसे एलोकेट करेंगे, जैसे कि ए है उसने एक फ्लोर ले रखा है, इसने एक फ्लोर ले रखा है और एक इसने फ्लोर ले रखा है, तो उसके अंदर क्या करेंगे, इस रेंट को अलोकेट करेंगे कि ए का कितना फ्लोर एरिया है, बी का कितना फ्लोर एरिया है और सी का कितना फ्लोर एरिया है, यानी इसके अंदर अपन अलोकेट करेंगे तो कैसे कर देंगे, फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट। और अगर आपको फ्लोर एरिया नहीं दिया हुआ है तो हम इसे टाइम बेस के ऊपर, उसे क्या करेंगे, टाइम बेस के ऊपर अपन अलोकेट कर देंगे, टाइम जो रेशियो होता है उस पर अलोकेट कर देंगे। ये मैं आपको अच्छे से आगे क्वेश्चन लेकर एक्सप्लेन करूंगी। और अगर जो अलग अलग वो एक्सपेंसेस है वो मैं बताती हूँ आपको। लाइटनिंग और हीटिंग है, जैसे कि लाइटनिंग और हीटिंग एक्सपेंसेस है अगर, तो उसको क्या करेंगे, एनर्जी, ये क्या है, लाइटिंग, हीटिंग, ये सब क्या है, एनर्जी एक्सपेंसेस है, तो उसको क्या करेंगे, कंजप्शन ऑफ एनर्जी, यानी कि ईच डिपार्टमेंट ने कितनी कितनी एनर्जी कंज्यूम की है उसके बेस पर अलोकेट कर देंगे। अगर बात है जैसे कि कोई सेलिंग एक्सपेंस हुआ है, जैसे बैड डेप्स हुआ है, या फिर डिस्काउंट हुआ है, या कमीशन हुआ है, या फिर ट्रेवलिंग सेल है, या फिर मैनेजर्स को क्या है, सैलरी दी है आपने, या अदर कुछ भी कॉस्ट अगर जो कि सेल्स से रिलेटेड है, तो उसको किसमें बांटेंगे कि ए डिपार्टमेंट ने कितनी सेल की, बी डिपार्टमेंट ने कितनी सेल की, सी डिपार्टमेंट, यानी कि सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट अपन उसको अलोकेट कर देंगे। अब जैसे कि बात है, दूसरा बताती हूँ, कैरियज इन्वॉल्व है, जैसे कि कैरियज इन्वॉल्व है। कैरियज इन्वॉल्व किसके लिए लगता है, जब अपन परचेज करके कोई सामान अगर अपन लाते हैं तो इसमें कैसे देख लेंगे, ए डिपार्टमेंट ने कितना खरीदा, बी डिपार्टमेंट ने कितना खरीदा, सी डिपार्टमेंट ने कितना खरीदा, यानी कि ईच डिपार्टमेंट की कितनी कितनी परचेज है उसके हिसाब से उसको अलोकेट कर देंगे। आगे जैसे कि है वेजेस और सैलरी, अगर आप दे रहे हैं किसी को तो उसको किस पे करेंगे, टाइम रेशियो पे करेंगे। और उसके बाद में अगर सपोज कीजिए कोई डेप्रिशिएशन है, इंश्योरेंस है, रिपेयर्स है, मेंटेनेंस है, ये किसी कैपिटल एसेट की बात हो रही है, अगर कैपिटल एसेट की बात हो रही है तो उसको कैसे अलोकेट करेंगे कि ए, बी और सी ने, इसने कितना एसेट जो वैल्यू है, कितने वैल्यू का जो एसेट है एक्वायर कर रखा है, बी ने कितने एसेट एक्वायर कर रखा है और सी ने कितना एक्वायर कर रखा है, उसके बेस पर अपन इसको अलोकेट कर देंगे। एक्सपेंसेस है, जैसे सैलरी ऑफ मैनेजर है, डायरेक्टर है, तो इसको भी टाइम रेशियो पे अपन एलोकेट करेंगे। और अगर लेबर वेलफेयर है, जैसे कि
कोई लेबर है उनको अगर अपन सैलरी दे रहे हैं या फिर कोई एक्सपेंस उन पे अगर हम उनकी वेलफेयर के लिए अगर कोई एक्सपेंस इनकर कर रहे हैं तो उनको कैसे करेंगे कि ए में कितना एम्प्लॉय काम कर रहा है, बी में कितना एम्प्लॉय काम कर रहा है और सी में कितना एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसके बेस पर हम उसे एलोकेट कर देंगे। और इसके बारे में आप ज्यादा सीख सकेंगे अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो उस क्वेश्चन के अंदर आपको अलग अलग जो एक्सपेंसेस है वो मिलते जाएंगे, उसके अनुसार आप उसको अलोकेट करना सीख जाएंगे। क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताऊंगी आगे कैसे कैसे अलोकेट करते हैं। उसके बाद में एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि जैसे कि अगर कोई इनकम है जो कि फाइनेंशियल नेचर की है, कोई भी अगर कोई एक्सपेंस है या इनकम है जो कि फाइनेंशियल नेचर की है, तो उसको क्या कर सकते हैं अपन, किसी सुटेबल बेस पे आप उसको क्या नहीं कर सकते, आप उसको जो सुटेबल बेस के ऊपर अपोर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या होता है, वो पीएनएल के अंदर उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब हम बात करेंगे आईडीटी की। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था आईडीटी, तो आईडीटी क्या होता है, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर होता है। ये जो है, जो सेंडिंग डिपार्टमेंट है उसके लिए ये सेल होती है, और जो रिसीविंग डिपार्टमेंट है उसके लिए ये परचेज होता है, और जो ये सेंडिंग डिपार्टमेंट है उसके लिए सेल और रिसीविंग डिपार्टमेंट के लिए परचेज होता है। और उसके बाद में अगर कोई एंटिटी है, इफ एंटिटी हैज मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है उसके पास में, देन ओनली अकाउंटिंग फॉर आईडीटी शेल बी कंसिडर्ड। अगर मैन्युफैक्चरिंग उसका डिपार्टमेंट है तभी अपन को आईडीटी का कॉन्सेप्ट लाना चाहिए, क्योंकि अगर सेलिंग डिपार्टमेंट यानी जैसे ट्रेडिंग डिपार्टमेंट है तो उसमें आईडीटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है, ओनली मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही आईडीटी का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे कि मैंने बताया था आईडीटी आप कॉस्ट पे कर सकते हैं या सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस का मतलब हो गया कि कॉस्ट के अंदर कोई प्रॉफिट ऐड करके आप उसको दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर भेज रहे होते हैं। और जब आईडीटी को है सेलिंग प्राइस पे किया जाता है तो वहां पर प्रॉफिट होगा उसके अंदर, गुड्स ट्रांसफर्ड बाय द सेंडिंग डिपार्टमेंट एट प्रॉफिट प्राइस आफ्टर लोडिंग सम प्रॉफिट। यानी कि जो डिपार्टमेंट सेंडिंग डिपार्टमेंट है वो सम प्रॉफिट ऐड करके भेजता है जब अपन किस पे, सेलिंग प्राइस पे भेजते हैं, उसका मतलब यही होता है। और जब अपन कॉस्ट पे कोई आईडीटी करते हैं यानी कोई जो डिपार्टमेंट है जो ट्रांसफर कॉस्ट पे करता है तो वहां पर कोई जो है प्रॉफिट नहीं होता है, कोई प्रॉफिट अर्न नहीं करता है सेंडिंग डिपार्टमेंट। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि स्टॉक रिजर्व क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे स्टॉक रिजर्व का कॉन्सेप्ट। स्टॉक रिजर्व क्या होता है, हमें स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करना पड़ता है। यानी ये होता है, इसको बोल सकते हैं अपन एक प्रोविजन बनाते हैं अपन, किसके लिए, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। मैंने बताया था आपको कि अपन अगर आईडीटी करते हैं सेलिंग प्राइस पर तो हमें क्या करना होता है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो सकता है वहां पे, और उसका प्रोविजन बनाते हैं, उससे बोलते हैं स्टॉक रिजर्व। इसके लिए 3 कंडीशन होती है, यानी कि अपन देखेंगे कब कब हमें स्टॉक रिजर्व बनाना होता है। इसके लिए 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है हमें स्टॉक रिजर्व बनाना होता है वहां पे देयर शुड बी सम आईडीटी, देयर शुड बी सम आईडीटी होना चाहिए, यानी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के लिए कोई ट्रांसफर होना चाहिए। और उसके बाद में सेकेंड कंडीशन क्या होती है कि इट शुड बी एट सेलिंग प्राइस। जो आईडीटी हो रही है वो किस पे, सेलिंग प्राइस पे हो रही है, कॉस्ट पे नहीं होनी चाहिए, वो किस पे होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस। किस पे होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस पे होनी चाहिए। उसके बाद में जो थर्ड कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, देयर शुड बी सम क्लोजिंग स्टॉक विद द रिसीविंग डिपार्टमेंट आउट ऑफ द आईडीटी। सबसे पहले क्या होना चाहिए, वहां पे आईडीटी होगी, यानी कि ए है, ए डिपार्टमेंट क्या करता है, बी डिपार्टमेंट को सम गुड्स सेंड करता है, यानी आईडीटी हो गई। और उसके बाद में होना चाहिए कि ये आईडीटी जो सेंड कर रहा है ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट, वो किस पे होना चाहिए, सेलिंग प्राइस पर होना चाहिए, यानी कि कॉस्ट के अंदर कोई प्रॉफिट ऐड होना चाहिए। उसके बाद में थर्ड कंडीशन क्या होती है, जब ए, यानी ये ए क्या है, सेंडिंग डिपार्टमेंट है, बी क्या है, रिसीविंग डिपार्टमेंट है, ये है सेंडिंग और ये है रिसीविंग डिपार्टमेंट। और रिसीविंग डिपार्टमेंट के पास में सम क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए, वो भी किसमें से, आउट ऑफ द जो आईडीटी हमने भेजी है उस आईडीटी में से अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है तभी हम क्या करेंगे, स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि मैंने क्या बताया था, ये क्या होता है, प्रोविजन ऑफ द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट,
ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कब होगा? जब आपके पास में कोई क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा, तो उसके बाद में क्या करना होता है, अपन को स्टॉक रिजर्व निकालना होता है। ये 3 कंडीशन मैंने आपको बता दी। और अगर मैं आपको अदर पॉइंट में बताऊं कि कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व डज नॉट डील विद द डिपार्टमेंट, जो अगर आपका डिपार्टमेंट है वो ट्रेडिंग डिपार्टमेंट है, यानी कि सेलिंग की बात करता है, यानी ओनली आप परचेज और सेल का काम करते हैं सिर्फ, तो उसके अंदर आपको कोई स्टॉक रिजर्व की बात नहीं करनी होती है। और उसके बाद में इट इज रिलेटेड विद द बिजनेस P&L अकाउंट। ओके, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी शोन ओवर अबव कंपनीज कॉस्ट। इसकी वजह से ही क्या होता है, अपन स्टॉक रिजर्व नहीं निकालते उसके अंदर। अब स्टॉक रिजर्व का अगर बात देखें कि स्टॉक रिजर्व निकालते कैसे हैं, ये तो मैंने बताया स्टॉक रिजर्व क्यों निकालते हैं और क्या होता है स्टॉक रिजर्व, कब निकालते हैं हम स्टॉक रिजर्व। अब स्टॉक रिजर्व का एक फॉर्मूला होता है कि कैसे निकालते हैं स्टॉक रिजर्व। मैं आपको बताती हूँ स्टॉक रिजर्व का फॉर्मूला। स्टॉक रिजर्व का फॉर्मूला होता है आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है आउट ऑफ द आईडीटी, यानी कि जो आपका रिसीविंग डिपार्टमेंट है उसके पास में कितना क्लोजिंग स्टॉक है, एक मिनट रुकिए, आउट ऑफ द आईडीटी। ओके, और ये किसके पास में होता है, ये रिसीविंग डिपार्टमेंट का होता है आईडीटी। उसके बाद में जो इसके अंदर अपन मल्टीप्लाई करते हैं किससे, जीपी से, ग्रोस प्रॉफिट। ये ग्रोस प्रॉफिट किसका होता है, सेंडिंग डिपार्टमेंट का। उसके बाद में जैसे कि आपका जैसे कि मैं बताती हूँ, जैसे कि ए डिपार्टमेंट है और वो क्या कर रहा है, आईडीटी भेज रहा है बी को। अब इसके अंदर सबसे पहले कंडीशन देखनी होती है कि वो क्या कर रहा है, आईडीटी है, वहां पे इंटरनल डिपार्टमेंट ट्रांसफर है। और उसके बाद में ये देखना होता है कि ये जो आईडीटी हो रही है वो किस पे हो रही है, सेलिंग प्राइस पर हो रही है। और थर्ड कंडीशन हमें देखनी होती है कि बी है, बी कौन है, रिसीविंग डिपार्टमेंट है, और इस रिसीविंग डिपार्टमेंट के पास में सब क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए। और अगर क्लोजिंग स्टॉक है तभी स्टॉक रिजर्व निकालते हैं। अब स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया मैंने, स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी। जो आईडीटी ए बी को भेजता है उसमें से जितना स्टॉक बच गया वो मल्टीप्लाई करते हैं। ये किसके पास में बचता है, रिसीविंग डिपार्टमेंट के पास। रिसीविंग डिपार्टमेंट कौन है यहाँ पर, बी। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से, जीपी रेशियो से। और जीपी रेशियो किसका होता है, सेंडिंग डिपार्टमेंट का। और सेंडिंग डिपार्टमेंट कौन है यहाँ पर, ए। ये हमारा स्टॉक रिजर्व का फॉर्मूला है। अब इसके बाद में मैं इसके आगे की जो कंडीशंस है वो बताती हूँ। कि मैंने आपको अभी बताया था स्टॉक रिजर्व का क्या फॉर्मूला होता है, स्टॉक आउट ऑफ द आईडीटी। जो स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी किसके पास में होता है, रिसीविंग डिपार्टमेंट के पास में। और जिस पे जीपी रेशियो लगाते हैं वो किसका लगाते हैं, सेंडिंग डिपार्टमेंट में। ये कैसे होता है, जैसे कि ए है और वो अपना जो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो रहा है, यानी ए अपने गुड्स ट्रांसफर कर रहा है किसको, बी को ट्रांसफर कर रहा है। तो ए का जो जीपी रेशियो है, यानी जीपी रेशियो क्यों, ए का जीपी रेशियो, ए क्या है, सेंडिंग डिपार्टमेंट है, और बी क्या है, रिसीविंग डिपार्टमेंट है, रिसीविंग डिपार्टमेंट है। ओके, और तो फिर बी का क्या लगाएंगे हम, बी का लगाएंगे स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी। अब मैं आपको क्या बताऊंगी इसके अंदर कि इसके अंदर अलग अलग क्या कंडीशन हो सकती है। सपोज करो फर्स्ट केस हम लेते हैं, जब क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ हो कि क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी तो दिया हुआ हो, और ये कहा हुआ हो कि आपने जो आईडीटी जो ट्रांसफर किया है वो सेलिंग प्राइस पे किया है, यानी सेलिंग प्राइस पे किया है। तो आपको ये पता चल रहा है कि सेलिंग प्राइस पे किया है और आईडीटी भी है। और मैंने क्या कंडीशन बताई थी कि एक तो आईडीटी होना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए आउट ऑफ द आईडीटी, और क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस पे। तो इसमें क्वेश्चन में मेंशन किया है कि सेलिंग प्राइस पे है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आईडीटी भी है, आईडीटी भी किया हुआ है, इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक भी है। ओके, तो अब इसके अंदर लेकिन क्या कहा है क्वेश्चन में आपको क्रॉस प्रॉफिट नहीं, यानी जो जीपी रेशियो ऑफ द सेंडिंग डिपार्टमेंट है वो नहीं दिया हुआ है। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। अगर आपको जीपी रेशियो नहीं दिया हुआ है सेंडिंग डिपार्टमेंट, तो कैसे कैलकुलेट करें। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे फर्स्ट आपका जो स्टेप होगा वो होगा कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशियो फॉर सेंडिंग डिपार्टमेंट। अब इसके अंदर सेंडिंग डिपार्टमेंट कौन है, जैसे कि ए है, अपने गुड्स ट्रांसफर कर रहा है बी को, तो यहाँ पे ए है, वो क्या है, सेंडिंग डिपार्टमेंट है। तो ए का सेंडिंग डिपार्टमेंट है, उसका जीपी रेशियो आपको अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे निकालेंगे, जीपी रेशियो
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट। अगर अपन इसके अंदर क्या होता है, देखो अपन एक डिपार्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। जैसे कि ये इसका फॉर्मेट होता है, इसके अंदर जैसे कि ए डिपार्टमेंट है, बी डिपार्टमेंट है, और यहाँ पे जो पर्टिकुलर्स आ जाते हैं और यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ जाते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे ए डिपार्टमेंट और बी डिपार्टमेंट। ये जैसे भी हम एक नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं वैसे ही, लेकिन ये क्या होता है, हर डिपार्टमेंट का बनता है। उसके बाद में यहाँ पे अपने पास क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर माने कि पीएनएल अकाउंट भी बन रहा है तो यहाँ पे अपने पास क्या निकल जाता है, नेट प्रॉफिट भी निकल जाता है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर नेट प्रॉफिट निकला है तो नेट प्रॉफिट, वो यहाँ पर लेंगे। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ले लिया, उसके बाद में क्या करते हैं, अपन करते हैं सेल्स। और ये ग्रॉस प्रॉफिट किसका लेते हैं, सेंडिंग डिपार्टमेंट का, क्योंकि सेंड ए कर रहा है, ए है जो सेंड कर रहा है कोई गुड्स, तो वो अपना खुद प्रॉफिट ले रहा है, यहाँ पे खुद प्रॉफिट यानी लगाएगा, तो उसका अपन प्रॉफिट निकाला करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो सेंडिंग डिपार्टमेंट है उसका ग्रॉस प्रॉफिट लिया, उसके बाद में इसने जितनी भी सेल्स की है वो लेंगे, और इसके अंदर इसने जितनी आईडीटी यानी इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर जो बी डिपार्टमेंट के लिए उसने किया है वो ले लेंगे। तो क्या निकल जाएगा अपने पास, जीपी रेशियो निकल जाएगा। और उसके बाद में क्या करेंगे, अब अपन को स्टॉक रिजर्व लगाना होता है। स्टॉक रिजर्व का फॉर्मूला यानी क्या लगा देंगे, इसके अंदर क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी, और उसके अंदर जो अपन ने ये जीपी रेशियो निकाला है वो जीपी रेशियो पुट कर देंगे। तो इससे अपने क्या निकल जाएगा, स्टॉक रिजर्व निकल जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ सेकेंड वाली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन पहले बताने से पहले मैं एक चीज ये बताऊंगी। सपोज कीजिए आपको प्रॉफिट रेशियो नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको क्या नहीं दिया हुआ है, प्रॉफिट रेशियो नहीं दिया हुआ है, प्रॉफिट रेशियो नहीं दिया हुआ है, और इसके साथ में ये भी नहीं स्पेसिफाई किया है कि आईडीटी हैज बीन मेड एट नेट सेलिंग प्राइस। अगर देखो पिछले क्वेश्चन में जो मैंने एग्जांपल लेकर आपको यानी बताया था उसमें क्या कहा था मैंने कि जो आपकी आईडीटी है वो सेलिंग प्राइस पे की हुई है, ये आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए आपके क्वेश्चन के अंदर ये नहीं कहा कि आपकी जो आईडीटी है वो सेलिंग प्राइस पर है, तो फिर अपन को एज्यूम करना है, एज्यूम करेंगे कि जो आपकी आईडीटी है वो कॉस्ट पे हुई है। और मैंने आपको बताया है कि अगर आईडीटी कॉस्ट पर होती है तो अपन को स्टॉक रिजर्व निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। नो नीड टू फाइंड आउट द स्टॉक रिजर्व। ओके, सो उसके बाद में मैं केस टू बता रही थी। उसके अंदर सपोज कीजिए आपको जो है प्रॉफिट रेशियो ऑफ द सेंडिंग डिपार्टमेंट इज गिवन। आपको प्रॉफिट रेशियो क्या है, दिया हुआ है सेंडिंग डिपार्टमेंट का, बट आपको ये नहीं दिया हुआ कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आउट ऑफ आईडीटी क्या है। अब क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी फाइंड अपन दो मेथड से कर सकते हैं, एक होता है फीफो मेथड और एक होता है वेटेड एवरेज मेथड। फीफो मेथड के अंदर आपको जो अब ये सारी डिटेल अपन को किसकी निकालनी होती है, ये अपन को क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी ये किसका होता है, ये रिसीविंग डिपार्टमेंट का होता है। तो ये सारी जो भी डिटेल्स इनके अंदर अपन लेंगे वो किसकी लेंगे, रिसीविंग डिपार्टमेंट की लेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले अपन परचेज लेंगे, और उसके बाद में जैसे कि परचेज कुछ भी हो उसके बाद में जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी लगे हैं वो ऐड करेंगे, और उसके बाद में आपकी जो कितनी आईडीटी आपने की है वो ऐड करेंगे, और उसके बाद में आपकी जो ये है टोटल क्या आ जाएगी, इसको बोलेंगे अपन टोटल कॉस्ट बोलेंगे। ऐसे ही अगर सपोज कीजिए वेटेड एवरेज मेथड यूज कर रहे हैं तो इसमें आप ओपनिंग स्टॉक और ऐड कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक और ऐड करते हैं। इसके अंदर परचेज डायरेक्टली लेते हैं हम, इसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं लेते, इसमें ओपनिंग स्टॉक और ले लेंगे, और फिर वही सेम परचेज हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा, और आपने आईडीटी कितना किया है वो, तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई तो क्या करेंगे अपन, कंटेंट रेशियो निकालेंगे। ये हमेशा याद रखना, कंटेंट रेशियो किसका निकाला जाता है, रिसीविंग डिपार्टमेंट का निकाला जाता है। कंटेंट रेशियो कब निकाला जाता है, जब आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी नहीं होता। क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी का क्लोजिंग स्टॉक किसके पास में देखते हैं, हमेशा अपन रिसीविंग डिपार्टमेंट के पास में देते हैं। तो कंटेंट रेशियो कैसे निकालेंगे, कंटेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है आईडीटी इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, यानी जैसे ये आईडीटी कितना है या ये आईडीटी कितना है, आईडीटी ले लिया, और उसके बाद में टोटल कॉस्ट जो आपकी कितनी टोटल कॉस्ट आई है इनटू आप करेंगे
100, तो आपका कंटेंट रेशियो निकल गया। अब कंटेंट रेशियो निकालने के बाद में अपन क्या निकालेंगे, स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी निकालेंगे। स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी, यानी ये तो आईडीटी का रेशियो निकला है, टोटल कॉस्ट के अंदर आईडीटी कितनी है ये पता चला है इससे। अब अपन क्या है, स्टॉक के अंदर, टोटल स्टॉक के अंदर कितनी आईडीटी, स्टॉक कितना है आईडीटी का वो कैसे निकालेंगे, जो टोटल क्लोजिंग स्टॉक है उसके अंदर आप अगर आपका कंटेंट रेशियो जो आपने ऊपर फाइंड आउट किया है उस कंटेंट रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी निकल जाएगा। और इसके बाद में बात हो स्टॉक रिजर्व की, तो स्टॉक रिजर्व का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फिर आपको जीपी रेशियो तो दिया हुआ है, जीपी रेशियो तो दिया हुआ है, और क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी ये मैंने अभी निकालना आपको बताया है कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक इनटू कंटेंट रेशियो, और जो कंटेंट रेशियो होता है वो कैसे निकाला जाता है मैंने अभी आपको बताया था, आईडीटी डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इनटू 100। अब ये मैंने टोटल कॉस्ट भी बताई थी आपको, टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, अगर फीफो मेथड है और या फिर वेटेड एवरेज मेथड है। अगर फीफो मेथड है तो परचेज आपकी कितनी है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके कितने लगे हुए हैं, और उसके बाद में आपका जो आईडीटी है वो कितना है, तो ये आपकी टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। और अगर वेटेड एवरेज है तो इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक और ऐड हो जाएगा, बस इतना ही इसके अंदर डिफरेंस होता है। और ये टोटल कॉस्ट निकल गई, टोटल कॉस्ट से अपन कंटेंट रेशियो निकाल लेंगे, कंटेंट रेशियो को क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी आ जाएगा। इसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे तो आपका स्टॉक रिजर्व आ जाएगा। ये दोनों कंडीशन मैंने कवर कर दी, कौन कौन सी, कि एक बार आपको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया, ग्रॉस प्रॉफिट जीपी जो जीपी रेशियो नहीं दिया हुआ है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, और आपका जो अगर क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी नहीं दिया हुआ है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टॉक रिजर्व। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कंटेंट रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम उस जो कंटेंट रेशियो है उसको प्रेफर करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को। अब केस नंबर 3 लेते हैं हम। ओके, केस नंबर 3 के अंदर क्या है, आपको जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है यानी जीपी रेशियो है वो भी नहीं दिया हुआ है, और जो क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी है वो भी नहीं दिया हुआ है, यानी दोनों चीज नहीं दी हुई। तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करें, आप क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी निकालें, क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी निकालें। अब क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी कैसे निकालेंगे, मैंने आपको अभी बताया था। सबसे पहले इसके लिए कंटेंट रेशियो निकालेंगे। कंटेंट रेशियो किसका निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक किसके पास में होना चाहिए, रिसीविंग डिपार्टमेंट के, तो कंटेंट रेशियो रिसीविंग डिपार्टमेंट के लिए निकालेंगे। कैसे निकालते हैं कंटेंट रेशियो, कंटेंट रेशियो निकालते हैं आपका जो आईडीटी है डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इनटू 100। आईडीटी डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, दो मेथड से निकाली जाती है, फीफो मेथड से और एक वेटेड एवरेज मेथड से। इसमें परचेज और उसके बाद में डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका आईडीटी, ये टोटल ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और वेटेड एवरेज से हो तो आप ओपनिंग स्टॉक और ऐड कर दें इसके अंदर, और ये सेम टू सेम ये आ जाएगा। और उसके बाद में जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आ जाएगी। उसके बाद में आप यहाँ पे टोटल कॉस्ट को रखेंगे, आईडीटी को रखेंगे, एंड ऐड करेंगे तो आपका कंटेंट रेशियो आ जाएगा। और उसके बाद में क्या करेंगे, आप क्लोजिंग स्टॉक लेंगे, रिसीविंग डिपार्टमेंट के पास में कितना टोटल क्लोजिंग स्टॉक है, उसके अंदर जो आपका कंटेंट रेशियो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी। ये तो आपका आ गया। उसके बाद में आपको इसके साथ में मल्टीप्लाई करना होता है जीपी रेशियो, किसका, सेंडिंग डिपार्टमेंट का। तो आपके पास में क्या निकलता है, आपके पास में स्टॉक रिजर्व आ जाता है। अब जीपी रेशियो कैसे निकालेंगे, जीपी रेशियो निकालने के लिए आपका जो सेंडिंग डिपार्टमेंट है उसका ग्रॉस प्रॉफिट लेंगे, और उसके बाद में आपने जो आपका सेंडिंग डिपार्टमेंट है उसने टोटल कितनी सेल्स की है और कितना उसका आईडीटी है, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर है। उसके बाद में ये अगर करेंगे आपका तो आपका इंटू 100 तो आपका जो है जीपी रेशियो आ जाएगा। उसके बाद में आपका जो स्टॉक रिजर्व है उसका फॉर्मूला हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक इंटू आपका जो कंटेंट रेशियो है इंटू आपका जो जीपी रेशियो है। अब देखो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास में क्या आ जाता है, क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी आ जाता है, और आपका इससे मल्टीप्लाई करेंगे जीपी से तो आपका स्टॉक रिजर्व आ जाएगा।
जैसे कि मैं बोल रही थी कि आप ये जो स्टॉक रिजर्व है, मैं इतनी देर बोल रही थी कि ये क्लोजिंग स्टॉक का, उसी तरीके से आप इसको ओपनिंग स्टॉक का भी निकाल सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक का मतलब भी क्या हो जाएगा, अगर आपके ओपनिंग स्टॉक के अंदर कोई आईडीटी है, यानी आईडीटी है, तो उसको क्या करेंगे अपन, स्टॉक रिजर्व निकालेंगे। उसका स्टॉक रिजर्व क्या है, जैसे कि इफ रिसीविंग डिपार्टमेंट हैज द ओपनिंग स्टॉक एज वेल एज इन एडिशन टू द क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तो है ही, उसके साथ साथ में अगर रिसीविंग डिपार्टमेंट के पास में ओपनिंग स्टॉक भी है तो क्या करेंगे अपन को रिजर्व निकालना पड़ता है ओपनिंग स्टॉक का। और उसके अंदर क्रेडिट साइड, बिजनेस पीएनएल अकाउंट अपन जो बनाते हैं उसके जो क्रेडिट साइड है वहां पे अपन ओपनिंग स्टॉक रिजर्व को नोट डाउन करते हैं। और उसके बाद में जो कि क्या है, जो लास्ट ईयर आपने क्रेडिट किया था किसके अंदर, और ये कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, इसके अंदर क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ले लिया और उसके बाद में कंटेंट रेशियो और इसके बाद में जीपी रेशियो। अब ये जो कंटेंट रेशियो और जीपी रेशियो वो किसका होगा, वो लास्ट ईयर का होगा। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का क्या हो जाएगा अपने लिए ओपनिंग स्टॉक, तो लास्ट साल का अपन जीपी और कंटेंट रेशियो लेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक के अंदर इसको यूज करेंगे तो अपना क्या निकल जाएगा, स्टॉक रिजर्व निकल जाएगा। इसके अंदर आपको जो चीज जिसका इम्पोर्टेंस से ध्यान देना है वो किस चीज का है, जहां पे लोग कंफ्यूजन होता है जिनको, तो उस पे क्या है कि जो कंटेंट रेशियो है, कंटेंट रेशियो हम निकाल रहे हैं वो हमेशा जो भी डिटेल्स हम कंटेंट रेशियो के निकालने के अंदर लेते हैं वो किसकी लेते हैं, रिसीविंग डिपार्टमेंट की, रिसीविंग डिपार्टमेंट की। जैसे कि सपोज करो ए है जो अपना ट्रांसफर कर रहा है बी को, तो ये सारी डिटेल्स अपन किसकी लेंगे, बी की लेंगे। जो बी है वो रिसीविंग डिपार्टमेंट। क्यों निकालते हैं, क्योंकि जो कंटेंट रेशियो होता है वो किसके लिए निकालने के लिए होता है, ये कंटेंट रेशियो हम यूज करते हैं क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी, स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी निकालने के लिए। और ये स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी किसके लिए निकाला जाता है, ये रिसीविंग डिपार्टमेंट के लिए ही निकाला जाता है। और उसके बाद में जो जीपी रेशियो होता है वो हमेशा किसका निकाला जाता है, वो हमेशा आपका जो सेंडिंग डिपार्टमेंट है उसका निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है, क्योंकि जैसे ए बी को भेज रहा है तो इसमें प्रॉफिट कौन कमा रहा है, ए कमा रहा है, तो ए कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो निकालते हैं, तो ये सेंडिंग डिपार्टमेंट का होता है। इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना होता है इसके अंदर। और अगर क्वेश्चन के अंदर आपको जो प्रीवियस ईयर है, क्योंकि अपन जब ओपनिंग स्टॉक रिजर्व निकालते हैं तो उसके अंदर प्रीवियस ईयर का आप जीपी रेशियो और कंटेंट रेशियो यूज करते हैं। अगर आपको जीपी रेशियो प्रीवियस ईयर का नहीं दिया हुआ है तो अपन एज्यूम करेंगे जो करंट ईयर का जो जीपी रेशियो और कंटेंट रेशियो है वही प्रीवियस ईयर का था। ये पॉइंट भी याद रखने का है। इसके आगे मैं आपको बता रही थी कि जब आप बिजनेस पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, बिजनेस पीएनएल अकाउंट, उसके अंदर आप जो स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व या फिर क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकालते हैं तो उसको कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको बता रही थी। देखिए, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट बनाएंगे उसका जो नेट प्रॉफिट आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि डिपार्टमेंट 1 का प्रॉफिट है या डिपार्टमेंट 2 का प्रॉफिट है वो यहाँ पर डाल देंगे अपन। और उसके बाद में अगर आपका ओपनिंग स्टॉक रिजर्व है, अगर कोई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व है तो यहां पर आएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा यहाँ पे कुछ भी। और जो आपका क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व है वो यहां पर आ जाएगा। और अगर कोई जनरल एक्सपेंस होता है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद में जो यहाँ पे ये कैलकुलेट करेंगे और उसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो अपना क्या निकल जाएगा, पूरा फैक्ट्री का नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद में। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कॉन्सेप्ट्स। इसका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है एप्लीकेशन ऑफ जीपी रेशियो। कब एप्लीकेशन, व्हेन आपका जो ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ हो, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर व्हेन ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन। देखिए, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब जैसे कि आपने कोई सेल की है किसी को, यानी कि किसी को कुछ सेल किया है तो वो सेल प्राइस होती है, जो सेल वैल्यू है उसमें से अगर आपने कोई डिस्काउंट दिया है, ट्रेड डिस्काउंट दिया है, उसको अगर अपन माइनस करते हैं तो आपके पास में निकलता है एक्चुअल सेल। यानी आपने एक्चुअल सेल कितने की है, यानी सेल इतने की होनी चाहिए थी, सेल वैल्यू इतने की, लेकिन आपने क्या किया, डिस्काउंट दे दिया, उसको माइनस कर देंगे तो आपने एक्चुअल सेल इतने की है। क्वेश्चन में क्या होता है, हमेशा आपको जो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ होता है वो किस पे दिया हुआ होता है, जो नॉर्मल सेल होती है
नॉर्मल सेल पे आपको वो दिया हुआ होता है, लेकिन अपने पास में क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है, इसलिए क्या है, अपने पास एक्चुअल सेल वैल्यू है, अपने पास नॉर्मल सेल नहीं है। तो अपन पहले नॉर्मल सेल निकालेंगे। कैसे निकालते हैं नॉर्मल सेल? जो आपके पास में एक्चुअल सेल क्वेश्चन के अंदर दी हुई है उसके अंदर आप क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि नॉर्मल सेल में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस था, तो हम इस एक्चुअल सेल के अंदर अगर ट्रेड डिस्काउंट को ऐड कर देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, अपने पास में नॉर्मल सेल वैल्यू आ जाएगी, नॉर्मल सेल वैल्यू आ जाएगी। नॉर्मल सेल वैल्यू आ गई, उसके बाद में आपको प्रॉफिट तो दिया हुआ ही है, इसके ऊपर जीपी रेशियो नॉर्मल सेल पे दिया हुआ है, तो अपने पास में क्या करेंगे, नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। और नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर से अगर अपन ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो अपने पास में क्या फाइंड आउट हो जाएगा, अपने पास में निकल जाएगा एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपको पता चल गया इसके अंदर कि नॉर्मल जीपी क्या है, नॉर्मल जीपी भी पता चल गया, एक्चुअल जीपी भी पता चल गया इसके अंदर। अब आपको इसके अंदर बोल सकते हैं कि आप क्लोजिंग स्टॉक निकालो। तो क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, देखिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस करेंगे अपन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को, तो अपने पास में क्या निकल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। कैसे कि आपने कितना आपके पास ऑलरेडी था, उसके बाद में आपने कितना परचेज कर लिया, उसके बाद में आपने जो कितना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्योंकि हमेशा चीजें होती है वो किस में होती है, कॉस्ट के अंदर होती है। ये देखिए, ओपनिंग स्टॉक भी किस पे होता है, कॉस्ट पे होता है, परचेज भी किस पे होता है, कॉस्ट पे होता है, क्लोजिंग स्टॉक भी अपन को किस पे निकालना होता है, कॉस्ट पे निकालना। तो अपन क्या करेंगे, जो ये है उसके अंदर नेट प्रॉफिट जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, इसकी ये भी क्या है, कॉस्ट पे होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड। इसको माइनस करेंगे तो अपने पास कॉस्ट ऑफ जो क्लोजिंग स्टॉक है वो फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर का कमीशन। अब इसमें क्या होता है, कमीशन क्या होता है, कमीशन को अपन को कमीशन किस पे पे करना चाहिए, अपन को डिपार्टमेंट के नेट प्रॉफिट पर कमीशन पे करना चाहिए। जैसे कि ए डिपार्टमेंट है और बी डिपार्टमेंट है, ए डिपार्टमेंट का टोटल कितना नेट प्रॉफिट आया और बी डिपार्टमेंट का कितना नेट प्रॉफिट आया, उसके ऊपर अपन को क्या करना चाहिए, वो जो अपन कमीशन पे करते हैं मैनेजर्स को, वो इस पे करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जब बात होती है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स की, तो इसमें क्या होती है, आईडीटी होती है, आईडीटी होती है, और आईडीटी में क्या है, रिसीविंग डिपार्टमेंट के पास में कुछ क्या होता है, स्टॉक रह जाता है। अगर ये स्टॉक रह रहा है, इसका कोई, अगर ए ने भेजा है, ए को इसका कोई प्रॉफिट अभी रियल में प्रॉफिट हुआ ही नहीं, क्योंकि ये तो बी के पास में स्टॉक पड़ा है, ये आगे गया ही नहीं, रियल प्रॉफिट तो उसके पास में कुछ मिला ही नहीं। अगर ए ने बी को भेजा है, बी ने अगर सी को भेजकर सी ने अगर उसको सेल कर दिया है, तब जाके ए को सच में प्रॉफिट हुआ है। जब तक बी के पास पड़ा है या सी के पास पड़ा है, तो यानी ए को कोई प्रॉफिट वहां हुआ ही नहीं है। तो जब ये बी के पास में जो स्टॉक है उसको तो क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसके बाद में जो प्रॉफिट आएगा वो क्या करेंगे, ए के लिए प्रॉफिट लेंगे, और उस प्रॉफिट से अपन जो मैनेजर का कमीशन है वो फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट लेंगे, हो गया, डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट ले लिया, कुछ भी वैल्यू है वो, उसके अंदर क्या करेंगे, आपका जो स्टॉक रिजर्व है, स्टॉक रिजर्व है ऑन क्लोजिंग स्टॉक, किसके पास में होता है, ये रिसीविंग डिपार्टमेंट के पास में होता है। रिसीविंग डिपार्टमेंट के अंदर जो भी स्टॉक है, स्टॉक रिजर्व है, उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, आपका जो है रियलाइज्ड नेट प्रॉफिट, सच में जो आपने नेट प्रॉफिट कमाया है वो मिल जाएगा आपको। उस नेट प्रॉफिट पे आपको हमेशा क्या करना चाहिए, कमीशन देना चाहिए मैनेजर्स को। इसी के बाद आपका जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है यूनिफॉर्म ग्रॉस प्रॉफिट। यूनिफॉर्म ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, अगर जीपी रेशियो आपका है वो सेम है फॉर ऑल द डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट है जैसे ए बी सी, इसका जीपी भी सेम है, इसका जीपी, जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो क्या है, सेम है, यूनिफॉर्म है सब जगह। तो क्या करेंगे अपन, कैसे ओवरऑल जीपी और ना वो सबके लिए सेम होगा। अगर जीपी रेशियो सेम है डिपार्टमेंट के लिए, तो क्या कहेंगे, ओवरऑल उसका ग्रॉस प्रॉफिट भी सेम होगा। तो उसके लिए कैसे निकालते हैं, ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकाला जाता है, कि जैसे टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कितना है और उसके बाद में टोटल सेल्स कितनी है,
क्योंकि सेल पे ही हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट होता है, तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द टोटल सेल और उसके बाद में 100, तो अपने पास कितना मिल जाएगा, अपन को ओवरऑल जीपी रेशियो मिल जाएगा। और ये क्या करता है, इट रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल जीपी रेशियो एज वेल एज, यानी कि ये सारे ओवरऑल तो है ही, और उसके साथ साथ में क्या है, सबके लिए भी ये इंडिविजुअल एक एक डिपार्टमेंट के लिए ग्रॉस प्रॉफिट भी यही होगा। यानी इसमें क्या मतलब है, यूनिफॉर्म ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है। वाइल डूइंग क्वेश्चन एज्यूम नो स्टॉक सिचुएशन एंड डू द क्वेश्चन। इसके अंदर क्या होता है, हमेशा जब भी आप क्वेश्चन के टाइप मिलेंगे तो आपको उसमें करना होता है, सबसे पहले नो स्टॉक सिचुएशन बनाते हैं आप, और ये मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन आगे बताऊंगी। आगे जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है चेन ट्रांसफर। स्टॉक रिजर्व कैसे निकालते हैं अगर चेन ट्रांसफर हो। सबसे पहले जानेंगे चेन ट्रांसफर क्या होता है। जैसे कि ए ने बी को भेजा, बी ने सी को आईडीटी किया, यानी आईडीटी करते हैं, ए बी को भेज रहा है, बी सी को भेज रहा है, तो ये क्या हो गया, चेन ट्रांसफर हो गया। इंटरमीडिएट के अंदर मैक्सिमम 3 टाइप्स की, यानी 3 डिपार्टमेंट का ही होता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। तो इसके अंदर अब जानेंगे क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी को भेज रहा है और बी सी को भेज रहा है, तो ए क्या है, ए सेंडिंग डिपार्टमेंट है, किसके लिए, बी के लिए, और बी क्या है, यहाँ पे रिसीविंग डिपार्टमेंट है। ए बी को, जब ए बी को भेज रहा है तो ए सेंडिंग है और बी रिसीविंग है, जब बी सी को भेज रहा है तो बी सेंडिंग हो जाएगा और सी क्या हो जाएगा, रिसीविंग डिपार्टमेंट हो जाएगा। अब इसके अंदर स्टॉक रिजर्व जब भी निकालते हैं तो कैसे करते हैं, ये देखिए, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें चेन ट्रांसफर के अंदर आप स्टॉक रिजर्व कैसे निकालते हैं। देखिए आपके पास में ए बी सी 3 डिपार्टमेंट है, आपको प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है। जैसे कि ए है, अगर ए सेंड कर रहा है बी को, तो यहाँ पे ए सेंडिंग डिपार्टमेंट, तो हमें सेंडिंग डिपार्टमेंट का, हमेशा जब बात होती है प्रॉफिट रेशियो की तो ओनली अपन को सेंडिंग डिपार्टमेंट का प्रॉफिट रेशियो चाहिए होता है। जैसे कि ए भेज रहा है बी को और बी भेज रहा है सी को, तो यहाँ पे 2 टाइम है, तो ए सेंड कर रहा है एक बार और एक बार बी सेंड कर रहा है, तो अपन को जो प्रॉफिट रेशियो चाहिए होता है वो ओनली सेंडिंग डिपार्टमेंट है, ए और बी का ही चाहिए होगा, सी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। और अब बात होती है कंटेंट रेशियो। कंटेंट रेशियो क्या निकालने के काम में आता है, कंटेंट रेशियो आता है क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी निकालने के काम में आता है। और क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी किसके पास में होता है, हमेशा रिसीविंग डिपार्टमेंट के पास में होता है। तो रिसीविंग डिपार्टमेंट ए जब बी को भेज रहा है तो बी रिसीविंग है, और बी जब सी को भेज रहा है तो सी रिसीविंग है। तो ए बी और सी के लिए हमें क्या चाहिए, कंटेंट रेशियो चाहिए, ए के लिए नॉट रिक्वायर्ड। उसके बाद में आपको क्लोजिंग स्टॉक ओनली सी का दिया हुआ है। तो उसके बाद में कैसे स्टार्ट करते हैं, हमेशा मैंने जैसे बताया कि जब बात चेन ट्रांसफर की हो तो हमेशा लास्ट में से एज्यूम किया जाता है। सबसे पहले क्या लेंगे अपन, बी टू सी लेंगे, स्टॉक रिजर्व निकालेंगे बी टू सी का। सबसे पहले स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी निकालेंगे, स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी। स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी कैसे निकाला जाता है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको इसका, इसमें आप क्या करेंगे, कंटेंट रेशियो लगाएंगे, तो आपका स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी आ जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, किसका क्लोजिंग स्टॉक देखा जाता है, रिसीविंग का। रिसीविंग कौन है, सी, तो सी क्या है, सी का जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो है 60,000, वो ले लेंगे। उसके बाद में जो आपका कंटेंट रेशियो है वो किसका होता है, रिसीविंग डिपार्टमेंट का ही होता है, जो कौन है 70%। तो जब 60,000 का आप 70% करेंगे तो वो 42,000 आता है। और उसके बाद में ये स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी निकला है। अब स्टॉक रिजर्व का फॉर्मूला क्या होता है, स्टॉक रिजर्व का फॉर्मूला होता है स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी, फिर उसके अंदर अपन मल्टीप्लाई करते हैं क्या, जीपी रेशियो। जीपी रेशियो ये क्या होता है, ये तो अपन ने स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी निकाल लिया 42,000, और जो ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है वो किसका होता है, सेंडिंग डिपार्टमेंट का होता है, सेंडिंग डिपार्टमेंट। तो सेंड कौन कर रहा है, बी सेंड कर रहा है, तो बी का जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है, 20% है, तो बी का ये 20% अपन यहाँ पे यूज करेंगे। और उसके बाद में जो यहाँ पर आपका स्टॉक रिजर्व निकला है वो कितना हो जाएगा, 8400 हो जाएगा। उसके बाद में क्या करते हैं, अपन लेते हैं ए टू बी, जब बी टू सी हो गया और एक बचा ए टू बी वाला। अब ए टू बी के अंदर आपको देखना है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे देखेंगे, आपको कोई क्लोजिंग स्टॉक इसके अंदर नहीं दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे इसका क्लोजिंग स्टॉक बी का। आप क्या कीजिए, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी आया था, क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी आया था आपका 42,000, उसके अंदर से आपने जो इसका स्टॉक रिजर्व निकाला है उसको माइनस कर दीजिए। ये स्टॉक रिजर्व आपने माइनस कर दिया तो आपके पास में जो रिमेनिंग होगा उसी को क्या बोलते हैं, जैसे कि 3,000
33,600 आपके पास में यहाँ पे आता है। तो ये क्या है, ये आपका बी के लिए बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 33,600 आपका क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। और उसी के बाद में सेम प्रोसेस से क्या करेंगे, जैसे कि ए टू बी वाली बात हो रही है, तो इसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक तो मैंने आपको निकालना बता दिया, कैसे निकाल दिया, 33,600 आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया। और उसके बाद में सबसे पहले क्या किया जाता है, स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी निकालेंगे। उसके लिए क्लोजिंग स्टॉक कितना निकाला, 33,600। और इसी का क्या हो जाएगा, रिसीविंग डिपार्टमेंट ही है सी क्या बी, तो इसका ही क्या लेंगे, कंटेंट रेशियो ले लेंगे। तो ये 60% कंटेंट रेशियो हो गया। 60% कंटेंट रेशियो मतलब कितनी वैल्यू आ गई, 20160। ये आपकी जो है स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी आया है अभी, तो स्टॉक रिजर्व निकालेंगे। स्टॉक रिजर्व क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी कितना है, 20160 इंटू इसका जीपी रेशियो किसका होता है, सेंडिंग डिपार्टमेंट। तो बी को कौन सेंड कर रहा है, ए सेंड कर रहा है, तो ए का जीपी रेशियो कितना है, 10% आपका जो है जीपी रेशियो हो जाएगा। तो आपके पास में जो स्टॉक रिजर्व निकल जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2016। तो आपका एक तो 2016 आ गया, और इसके बाद में एक जो आपका स्टॉक रिजर्व था 8400 आ गया। तो ये आपने दोनों है जो स्टॉक रिजर्व निकाल लिए। ऐसे ही अपन कैलकुलेट करते हैं स्टॉक रिजर्व जब बात हो चेन ट्रांसफर की। अब इस चैप्टर का जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट्स। ये है जो इम्पोर्टेंट जो आपका है कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, डिपार्टमेंट मार्कअप अकाउंट्स। डिपार्टमेंट मार्कअप अकाउंट्स क्या होता है, अगर कोई एंटिटी है जो कि नहीं चाहता अपना प्रॉफिट को डिस्क्लोज करना, क्या होता है, इफ एनी एंटिटी डज नॉट वांट टू डिस्क्लोज इट्स प्रॉफिट टू द डिपार्टमेंट मैनेजर्स, तब क्या होता है, देन इट कैन मेंटेन द डिपार्टमेंट स्टॉक एंड जो मार्कअप अकाउंट्स है वो बना सकता है। ये क्या कर सकता है, डिपार्टमेंट स्टॉक अकाउंट और डिपार्टमेंट मार्कअप अकाउंट्स वो बना सकता है। द प्रेजेंटेशन इज क्वाइट सिमिलर एज वी लर्न इन द डिपार्टमेंटल ब्रांच अंडर ब्रांच स्टॉक एंड ब्रांच। ये आप आगे पढ़ेंगे ब्रांच वाले, तो उसके अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, उसकी जैसे ही होती है ये। उसके बाद में द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडर इन रिलेशन टू द मार्कअप अकाउंट्स, मार्क डाउन और मार्कअप। If the price is reduced for some goods, the reduction will be considered as the markdown and it will be credited in the department stock account. जब भी बात डिपार्टमेंट मार्कअप अकाउंट की आती है तो हम दो अकाउंट बनाते हैं। जो सबसे पहले होता है वो होता है डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट, डिपार्टमेंटल इसको बोलेंगे मेमोरेंडम डिपार्टमेंट स्टॉक अकाउंट। और एक जो अकाउंट दूसरा बनाया जाता है उसको बोलते हैं मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। जब भी मार्कअप की बात क्वेश्चन के अंदर आती है तो हम ये दो अकाउंट बनाते हैं, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट और मेमोरेंडम जो मार्कअप अकाउंट, ये दो अकाउंट बनाते हैं। तो इसके अंदर क्या बोल रही हूं मैं कि अगर देखिए, अगर कोई एंटिटी है जो नहीं चाहता कि अपने मैनेजर्स को प्रॉफिट, रियल प्रॉफिट दिखाए, तो वो क्या कर सकता है, जब वो गुड्स भेजे तो वो कैसे भेज सकता है, अपनी इनवॉइस प्राइस पे भेज सकता है। इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या हो गया कि वो उसके अंदर अपना प्रॉफिट ऐड करके दिखा रहा है अगले को। उसके बाद में इसमें क्या होता है, सब चीजें वो अपनी परचेज, अपना क्लोजिंग स्टॉक, अपना सेल्स, सबको क्या करता है, इनवॉइस प्राइस पर दिखाता है, ना कि कॉस्ट पे। ये कैसे होती है, मैं आपको इसको एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताती हूँ। मान लीजिए एक डिपार्टमेंट एक्स है जिसने परचेज किया है 1,10,000 का, और उसने अपना प्रॉफिट सबको दिखाया है कितना, 50% प्रॉफिट, यानी इसने 50% मार्कअप दिखा रहा है ये। तो 50% मार्कअप दिखा रहा है तो इसकी इनवॉइस प्राइस कितनी हो गई, 1,65,000। और इसमें परचेज इसने जैसे कि A, B, C, D, E 5 टाइप के जो इसने प्रोडक्ट यानी परचेज किए हैं, जैसे कि जिसकी कॉस्ट क्या है, A प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, 40,000 है, बी की 30,000 है, इसकी 20,000, इसकी 10,000 और इसकी 10,000। और इसका जो प्रॉफिट है वो कितना दिखा रहा है सबको, 50% दिखा रहा है। तो इसका 50% ये हो जाएगा इसका, यानी ये मार्कअप करके दिखा रहा है सबको, किसी को बता नहीं रहा है रियल प्रॉफिट क्या है। उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन ये दिखा कितना रहा है, एक बार 50% जो ये प्रॉफिट दिखा रहा है जैसे। तो ये इनवॉइस प्राइस पे यानी इन पे ये अपना जो है प्रॉफिट वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसे कि इनवॉइस प्राइस ये सब पे रिप्रेजेंट ऐसे कर रहा था, इसको मान लेंगे अपन, अपन ने सोचा कि इतने में बेचेंगे। लेकिन क्या हुआ, जैसे कि अब मैं आपको अलग अलग कंडीशन बता दी हूँ। जैसे कि इसने इतना सोच रखा था, इसकी सेल्स कितनी हो गई, उसकी 60,000 यानी एक्चुअल हो गया, तो यानी ये बराबर हो गया कम।
उसके बाद में सपोज कीजिए उसने सोचा था कि 45,000 के अंदर वो सेल करेगा, लेकिन उसने 5,000 का और ज्यादा सेल किया है, तो ये क्या है, 5,000 का यहाँ मार्कअप है, यानी कि इसने 50,000 पे कर लिया। उसका मार्कअप है यहाँ पे 5,000 का। उसकी कॉस्ट कितनी थी, उसकी कॉस्ट थी 30,000, उसने सेल कितने पे किया, 50,000। 50,000 में से उसने यानी कि 20,000, लेकिन 20,000 है, लेकिन उसने प्रॉफिट कितने का दिखाया, ओनली 15,000, यानी 5,000 का और दिखाना था उसे, 5,000 का यहाँ पे मार्कअप हुआ है। अब बात हुई, उसने उसकी कॉस्ट थी 20,000, उसने प्रॉफिट सोचा था 10,000, लेकिन क्या हुआ कि उसने सेल कितने में किया, एक्चुअली उसने सेल किया 28,000 के अंदर, यानी कि इसके अंदर 2,000 का मार्क डाउन है। उसने सोचा कम, यानी कि उसने 2,000 का ज्यादा सोच लिया उसने, तो यहाँ पे क्या है, मार्क डाउन है। और वहीं पर उसने क्या किया, जैसे कि 10,000 का था और उसने 5,000 की वो उसकी जो प्रॉफिट है उसको शो किया है, तो 15,000, लेकिन ये क्या है, 15,000 पूरे के पूरे ये क्या हो गया, स्टॉलन हो गया है ना, चोरी हो गया या फिर गायब हो गया, कुछ हो गया, इसको डिस्ट्रॉय हो गया। और उसके बाद में जो है दूसरे जो 10,000 गुड्स है उसका 5,000 जो प्रॉफिट है, और उसके बाद में 15,000 उसकी इनवॉइस प्राइस है, और ये क्या है, अभी स्टॉक के अंदर, इसका कुछ हुआ नहीं है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, बुक्स ऑफ डिपार्टमेंट एक्स की आप 2 अकाउंट बनाएंगे, जैसे मैंने बताया था, एक तो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट और एक मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। देखिए सबसे पहले इसने परचेज किया है, परचेज इसकी कॉस्ट कितनी है, 40,000, 30,000, 20,000, 10,000, 10,000, बट इसने क्या किया है, सबको इनवॉइस प्राइस पे शो किया है। तो इनवॉइस प्राइस पे कितना 50-50% का इसने प्रॉफिट जोड़ के शो किया है, तो ये आपका आ गया। उसके बाद में क्या है, इसने सेल की है, तो सेल किस ए को किया है, बी को किया है, सी को किया है, ये तो लॉस हो गया और ये स्टॉक के अंदर है। तो ए बी सी को उसने किस पे शो क्या है, इसने क्या किया है, इसने सेल किया है, तो ये कितने पे किया, 60,000 पे, 50,000 पे और 28,000 पे कर दिया। उसके बाद में आती है बात मार्कअप और मार्कडाउन की। कैसे, सबसे पहले अपन देखेंगे इसके अंदर, पहले इसने टोटल मार्कअप कितना किया है। देखो 20,000 का, 15,000 का, 10,000 का, 5,000 का, 5,000 का, टोटल मिलाकर इसने जो मार्कअप किया है वो 55,000 का मार्कअप कर दिया है। तो ये सबसे पहले अपन ने बाय स्टॉक अकाउंट यानी मार्कअप डाल देंगे। तो ये मार्कअप यहाँ पे इसने ऑलरेडी एडेड है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे 55,000 आ गया। उसके बाद में क्या करेंगे, इसके अंदर आपने देखा कि 60,000 वाला 60,000 के अंदर सेल हो गया, लेकिन क्या हुआ, 45,000 वाला जो बी का था वो क्या हुआ, 50,000, यानी 5,000 का क्या है, मार्कअप हुआ है यहाँ पे। और तो मार्कअप क्या करेंगे, ये रहा 5,000, क्योंकि इसमें अपन ने सिर्फ 15,000 सोचे थे, लेकिन क्या हुआ, 5,000 का प्रॉफिट ज्यादा ही हुआ है। 30,000 की कॉस्ट थी, 50,000 में बेचा है, तो 20,000 का अपने प्रॉफिट हुआ है, लेकिन अपन ने सोचा कितने था, 15,000 का ही सोचा है, तो 5,000 का और मार्कअप कर देंगे यहाँ पर। और उसके बाद में आगे जब देखें, 20,000 का कॉस्ट थी, 10,000 उसने सोचा था और बेचा कितने में, 28,000 में, यानी कि उसके अभी 2,000 ज्यादा सोच लिए थे। तो इसका क्या करना पड़ेगा, अपन को मार्क डाउन करना पड़ेगा। ये देखिए स्टॉक अकाउंट सी से मार्क डाउन कर दिया, और मार्क डाउन की ये मार्कअप की जो 5,000 की थी वो यहाँ पर आ गई एंट्री इसका, और इसकी जो एंट्री है वो यहाँ पर आ गई, और उसके बाद में एडजस्ट हो गया। और उसके बाद में जो डी है, डी में क्या हुआ है, गुड्स क्या हुए, स्टॉलन हो गए, यानी हमारे पास है ही नहीं, कुछ एबनॉर्मल लॉस हो गया ये, तो ये क्या है, ये गुड लॉस्ट हो गया डी। देखिए यहाँ पे कितने का था, 10,000 और मिला के 5,000 करके 15,000 का था, तो ये 15,000 के पूरे गुड्स क्या हो गए, लॉस्ट हो गए। तो यहाँ पे मार्कअप कितने का एक्स्ट्रा कर लिया अपन ने, 5,000 का, तो उस 5,000 को मार्क डाउन करेंगे डी वाला, क्योंकि अपन ने 5,000 का कुछ भी प्रॉफिट सोचा था लेकिन वो कुछ भी हुआ नहीं, तो उसको मार्क डाउन कर देंगे फिर से। तो ये यहाँ पे 15,000 के अंदर एडजस्ट हो गया। उसके बाद में बात हुई ई की। ई क्या है, अभी स्टॉक के अंदर है, बैलेंस कैरी डाउन हो रहा है ई का, कितने का है, 15,000 का। इसके अंदर अपन ने कितना सोचा था, 15,000 का सोचा था, तो वो 15,000 का भी अपने स्टॉक के अंदर है, बैलेंस कैरी डाउन, तो उसके अंदर भी अभी अपना प्रॉफिट हुआ नहीं है, तो ये 5,000 ये रहा। उसके बाद में क्या करेंगे, अपन बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, तो आपने यहाँ पे ये सारा कैलकुलेट हो जाएगा इससे, और उसके बाद में ये मार्कअप के अंदर आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाएगा। यहाँ पे आप अगर पूरा कैलकुलेट करोगे तो इसके अंदर आपको जो ध्यान रखना होता है कि ये जो आपके राइट साइड होता है वो मार्कअप के लिए यूज किया जाता है और मार्क डाउन के लिए यूज किया जाता है। आप इसके अलग अलग अकाउंट में बना सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ज्यादा प्रेफर ये किया जाता है कि एक ही अकाउंट के अंदर मार्कअप इधर की साइड हो जाता है, मार्क डाउन इधर की साइड हो जाता है। यही है मार्कअप और मार्क डाउन का कॉन्सेप्ट।
अब मैंने इसके चैप्टर जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स है उसके सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवा दिए हैं। अब मैं आपको इसके अगले वीडियो के अंदर लेकर आऊंगी इसके सारे रिलेटेड क्वेश्चंस, क्वेरीज, और जिससे आप और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगी उसके एक वीडियो के अंदर, और आपका ये सारा चैप्टर है जो कंप्लीट हो चुका है। सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स के लिए आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से। इसके अंदर मैंने सारे कॉन्सेप्ट कवर किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, किसी की हेल्प हो अगर कोई इसे देखे तो। और थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें मेरे वीडियोस को, और शेयर करें। थैंक यू।